आप लाल किताब को बहुत रेफर करती हैं, मुझे पता है, तो क्या है लाल किताब, थोड़ा उसके बारे में बताइए। किसी का चंद्रमा पीड़ित है तो उसको हैंडल नहीं कर पाता, वो डिप्रेशन में चला जाता है। अच्छा, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी ये क्या है? क्योंकि हम सुनते हैं कि बहुत इंडिया में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का चलन है और बहुत लोग इंडिया इसलिए आते हैं टू कंसल्ट फॉर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, तो उसको आप कैसे डिफाइन करेंगी लोगों को समझाने के लिए? देखिए, दुख एंड सुख तो है, पार्ट ऑफ लाइफ है, और बीमारी एक पार्ट है, और सबको ही कुछ ना कुछ कभी ना कभी लगा रहता है। एस्ट्रोलॉजी एंड मेंटल हेल्थ, ये आप कैसे समझाएंगे मुझे? 40-50 साल पहले के ज्योतिषी जिनको ज्ञान होगा, लेकिन ऑब्वियसली उनकी बुद्धि या उनकी समझ उस समय के हिसाब से रही होगी, और आज आप, क्या फ़र्क दिखता है आपको? इतने तरह के प्रेडिक्शंस के वो हो गए हैं टूल्स। हाँ, तो किस पर भरोसा किया जाए, किस पर नहीं? एक मुझे लगता है सेलिब्रिटीज़ हो गए या नेता हो गए, जैसे मोदी जी की जनपत्री सब पढ़ते हैं, या अमिताभ बच्चन, ये हो गए, हमें लगता है क्या जो डिटेल्स हैं वो क्या सही भी हो? आई विल नेवर प्रमोट दैट। जब आप लोग देश का पूरा प्रेडिक्शन दे देते हो, Mundane दुनिया में ये astrology। होने वाला है, मैं कई बार, जैसे कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स से व्हाट्सएप आ जाते हैं कि भूकंप आने वाला है या कहीं आग लगने की घटना, और कभी कभी जब ये देखती हूँ कि अरे तो सच हो गया, या कहीं किसी भी देश में एक गृह युद्ध छिड़ने वाला है, ये कैसे होता है? ये कैसे? देखिए, एस्ट्रोलॉजी में जैसे मैंने कहा ना, जब फ्लो चार्ट बना रहे हैं अलग अलग पार्ट्स, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ मंडेन एस्ट्रोलॉजी। हम इसे मंडेन एस्ट्रोलॉजी के अंडर पढ़ते हैं, जिसमें देश दुनिया ग्लोबली क्या होगा, देश में क्या होगा, क्या होने वाला है धरती पे बेसिकली, तो वो उसमें पढ़ा जाता है, और वो अगेन शोध का सब्जेक्ट है, बहुत रिलेटेबल। आपको ना रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करना पड़ेगा कि अच्छा 2007 में भी ऐसा कॉम्बिनेशन आया था जब राहु आया था, अब 18 साल फिर आ रहा है 2025 में, अब क्या होगा? अब क्या होगा? तो वहाँ तब ऐसा हुआ था, अब क्या ऐसा होगा? फिर मैं कहीं ना कहीं थोड़ा नंबरों में भी चली जाती हूँ कि बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट 2016 9 नंबर था, 2007 9 नंबर है, उसमें ये हुआ था, 9 मंगल का है तो ये हुआ था। 2016 में जैसे अचानक नोटबंदी हो गई थी, पॉलिसीज़ चेंज हो गई थी ओवरनाइट, तो वो चीज़ें हम 25 में देखेंगे थोड़ी बहुत, तो वो रिलेटेबल चीज़ें हो जाती हैं, स्पेशली जब आप उसको बार बार होते हुए देखते हो। तो इट्स समथिंग दैट यू हैव टू रियली कीप ऑब्जर्विंग, यू हैव टू बी, कोई भी ज्योतिषी है उसको ऑब्जर्वेंट होना बहुत ज़रूरी है, और पास्ट के रेफरेंसेस को बार बार समझना, और कई सारे एक से रेफरेंसेस को इकट्ठा करके पढ़ना, फिर आप किसी नतीजे पे पहुंच के ये बता सकते हो। नॉट वेरी डिफिकल्ट। एक मुझे लगता है सेलिब्रिटीज़ हो गए या नेता हो गए, जैसे मोदी जी की लोग कहते हैं जनपत्री सब पढ़ते हैं, या अमिताभ बच्चन, ये हो गए, हमें लगता है क्या जो डिटेल्स हैं वो क्या सही भी होंगे? हमें क्या पता कि सबके बर्थ डिटेल्स तो क्या सही है? नहीं, ये तो है, बस हम उसमें फिर हम ऐसे ही पढ़ पाते हैं कि जो बहुत प्रेवलेंट है, अब तो गूगल आ गया है, जो बहुत ज़्यादा बार बार रिपीटेडली जिसके बारे में बात करी गई है और उनके इवेंट्स से भी मैच हो रहा है, तो उसको हम सही मान के चलते हैं, बिकॉज पर्सनल लेवल पे तो देखिए कोई नहीं जानता किसी को, थोड़ा सा गेस वर्क है। अच्छा, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी ये क्या है? क्योंकि हम सुनते हैं कि बहुत इंडिया में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का चलन है और बहुत लोग इंडिया इसलिए आते हैं टू कंसल्ट फॉर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, तो उसको आप कैसे डिफाइन करेंगी लोगों को समझाने के लिए? एब्सोल्युटली नहीं, इंडिया सिर्फ आते ही नहीं है, जैसे मेरे बहुत सारे ग्लोबली बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो टेलीफोनिक कंसल्टेशन पे भी अप्रोच करते हैं, लेकिन मेडिकल इसके लिए बहुत आ रहे हैं। यू आर राइट, आजकल तो बहुत ही ज़्यादा रोल आता है केतु और राहु का यहाँ पे। अब केतु और राहु कहीं ना कहीं अगर आपके उन भावों को इम्पैक्ट कर रहे हैं जो कि डिजीज़ दिखाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 6th हाउस या 8th हाउस, 7th हाउस भी कहीं ना कहीं, तो आपको ना डिजीज़ पता नहीं चलेगी। आप बहुत टेस्ट करा रहे हो, डॉक्टर्स के पास जा रहे हो, और डिजीज़ डायग्नोज नहीं हो रही। अब डायग्नोज नहीं हो रही, इंसान परेशान है कि क्या हो गया। सो दैट इज देयर कम्स द रोल ऑफ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। इनफैक्ट मुंबई में एक डॉक्टर हैं जो कि एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लेते हैं डायग्नोसिस के लिए। अच्छा, वैसे मतलब एलोपैथिक डॉक्टर है, उससे थोड़ी सी ये हेल्प हो जाती है कि अगर डिजीज़ किस लेवल की है, क्या वो ट्रीटेबल है, क्या वो ट्रीटेबल नहीं है, अगर वो ट्रीटेबल नहीं है तो किस तरीके से डॉक्टर भी, इफ़ ही इज़ अ गुड डॉक्टर, तो वो अच्छे से काउंसिल कर देते हैं, बस समझा देते हैं पेशेंट को। देखिए, दुख एंड सुख तो है, पार्ट ऑफ लाइफ है, और बीमारी एक पार्ट है, और सबको ही कुछ ना कुछ कभी ना कभी लगा रहता है। एस्ट्रोलॉजी एंड मेंटल हेल्थ, ये आप कैसे समझाएंगे मुझे, और क्या किसी की मदद की जा सकती है उससे? हाँ, बिल्कुल की जाती है। देखिए, ये तो सबसे बल्कि आसान है इसमें मदद करना, ईजीएस्ट। चंद्रमा हमारा मन है, हमारे इमोशंस हैं। जैसे चंद्रमा कहीं ना कहीं पानी या जल से हम उसको, तो वो जैसे जल्दी और टाइडल वेव्स, वहाँ वो सब चंद्रमा से हम रिलेट करते हैं, माँ को चंद्रमा से रिलेट करते हैं, क्योंकि इमोशंस हैं, नर्चरिंग फीलिंग और जैसे केयर, वो सब चंद्रमा है। तो वहाँ क्या होता है, हमारा मन जब इम्पैक्ट होता है, हम किसी सिचुएशन को
सिचुएशन सबकी लाइफ में आती हैं। किसी का चंद्रमा पीड़ित है तो वो उसको हैंडल नहीं कर पाता, वो डिप्रेशन में चला जाता है, या किसी ऐसे कॉम्बिनेशन में है, शनि के साथ चंद्रमा है जिसे विष योग कहते हैं, तो वो थोड़ा सा डिप्रेसिव टेंडेंसी वाला इंसान होगा। या 12th हाउस में चंद्रमा है, अगेन दूस्थानों की बात करूँगी, तो वहाँ हम सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव जिस चीज़ को पाते हैं वो है एक तो साउंड वेव थेरेपी, एक मेडिटेशन एंड अरोमा थेरेपी। अच्छा। जब बोलेंगे कि अरे ये तो क्या है कुछ, लेकिन उस समय जब किसी का मन पीड़ित है तो वो आंख बंद करके भी बैठा है ना, और अच्छी खुशबू, वो ट्रीटमेंट का पार्ट है, वो देन स्पेशलिस्ट्स आर डूइंग इट, तो उसको उस पर फ़र्क पड़ता है। तो ये मेंटल हेल्थ, मैं नहीं कहती कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास ना जाएं, मैं कभी भी इस चीज़ को नहीं प्रमोट करती कि नहीं छोड़ो ये सब, बस एस्ट्रोलॉजी करो, ऐसा नहीं है। जब कोई परेशानी है तो डेफिनेटली यू शुड टेक कंसल्टेशंस फ्रॉम साइकाइट्रिस्ट्स ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम आप साथ में ये भी करोगे ना चीज़ें तो आपको डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। और एस्ट्रोलॉजर अच्छा है तो वो ही कर देता है आधी काउंसलिंग तो। और कुछ लोग ये करने लगे, उल्टा भी होने लगा कि सिर्फ एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाते हैं, वहाँ नहीं जाते। तो फिर मतलब कि आप लोग कभी ये भी समझा सकते हैं कि भाई आई थिंक आपको थेरेपी की ज़रूरत है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजी का भी अब्यूज़ हो रहा है, क्योंकि हर छोटी बड़ी चीज़ में एस्ट्रोलॉजी उस चीज़ के लिए बनी नहीं है। मैं तो सबको यही सलाह देती हूँ, साल में एक बार बस आइए प्लीज़। लोगों का, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हर हफ्ते या हर 15 दिन में कि अरे मेरा ये प्रोजेक्ट आने वाला है, मेरा ये हो रहा है, तो दैट्स नॉट समथिंग दैट आई प्रमोट। आई वांटेड टू कम टू दिस। या जब हम अंधविश्वास की बात कर रहे थे ना, मतलब मुझे मालूम है कुछ ऐसे लोगों को जानती हूँ कि अगर उन्हें रोड ट्रिप पे भी निकलना है ना तो पूछेंगे कि कल जाएं या नहीं जाएं, नहीं, और जाएं तो कितने बजे जाएं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहती हैं? इसको हम अंधविश्वास कहें? बिल्कुल नहीं, इसको आप अंधविश्वास कह सकते हैं, या मैं कहूँगी वीक माइंड कह सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज्योतिष में घुसना भी ना मन को वीक करता है, हमारे मून को, हमारे माइंड को वीक करता है। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी बहुत ज़्यादा मत घुसिए एस्ट्रोलॉजी में, उसको एक जीपीएस की तरह यूज़ करिए, गाइडेंस लीजिए, लाइफ कैसे, क्योंकि लाइफ पाथ बता रहा है कि क्या करना चाहिए आपको कैसे, लेकिन हर रोज़ मतलब यू आर अब्यूजिंग दैट पार्ट ऑफ डिवाइन विद्या, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। आई विल नेवर प्रमोट दैट। 40-50 साल पहले के ज्योतिषी जिनको ज्ञान होगा, लेकिन ऑब्वियसली उनकी बुद्धि या उनकी समझ उस समय के हिसाब से रही होगी, और आज आप जैसे लोग जो हैं जिन्होंने और चीज़ें बहुत पढ़े हैं, दुनिया देखी है, सब कुछ किया है, क्या फ़र्क दिखता है आपको तब के इंटरप्रिटेशंस में? या कोई आके आपको कहता होगा ना कि अरे बहुत पहले हमको एक पंडित जी ने ऐसा कहा था, तो आपको लगता है कुछ अप्रोच में बदलाव आया है तब से? देखिए, समय में ही बदलाव आ गया, काल में ही बदलाव आ गया, उनकी अप्रोच भी डिफरेंट थी, और कहीं ना कहीं तब ना सभी लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए थे, उनकी डे टू डे लाइफ में स्पिरिचुअलिटी थी, हर काम करने का ढंग, हर चीज़ फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट कुछ इस तरीके का था कि वो जुड़े हुए थे सब अपने संस्कारों से। तो तब ना उनके अंदर, अब मैं हमेशा बोलूँगी कि ज्योतिष से ऊपर स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी से ऊपर भगवान, हमेशा बोलूँगी। तो इस वजह से उस समय के पंडितों के पास मैं बोलूँगी कुछ सिद्धि भी हुआ करती थी, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल ही ऐसा था। आजकल हम इतना ज़्यादा थोड़ा स्पिरिचुअल हैं, हमारी लाइव्स देखिए, लाइफस्टाइल देखिए, फिर भी मैं सबको यही सलाह दूंगी, थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा भगवान के पास होना और थोड़ा स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप इस फील्ड में जस्टिस नहीं कर पाएंगे। जो आपने भगवान वाली बात कही ना, वो पता नहीं कैसे ऐसा हो रहा है कि आप जो बोल रही हैं उससे मेरा सवाल दूसरा निकल रहा है। डॉक्टर्स के साथ भी हम देखते हैं, बहुत अच्छा डॉक्टर होगा, और मैं इतने लोगों से मिलती हूँ कि भाई डॉक्टर ने कहा था कि आप 6 महीने जिएंगे, सब खत्म है, कुछ नहीं, इसके बाद आपका जीवन नहीं है, और व्यक्ति 2 साल बाद जीवित है, वो कह रहा है डॉक्टर ने मुझे सिर्फ 6 महीने दिए थे। कभी ऐसा भी तो होता होगा कि एस्ट्रोलॉजी कह दे कि इस व्यक्ति का जीवन नहीं है, आपको दिख रहा है, हो सकता है आप उसको कहें या ना कहें, लेकिन आपको दिख रहा है कि 2 महीने बाद इसकी मृत्यु निश्चित है, बिल्कुल, लेकिन आप 2 साल बाद उसको जीवित देख रही हूँ। क्या ये मिरेकल आपने एस्ट्रोलॉजी में नहीं देखे? बिल्कुल देखे हैं, क्योंकि तभी मैं कहती हूँ जन्म और मरण ब्रह्मा जी के हाथ में है। हमारे जो गुरु हैं उन्होंने शायद तभी कहा था कि मत बताइएगा, कोई मत बता, क्योंकि उसमें अगर चेंजेस हो जाते हैं तो विश्वास ही टूट गया इंसान का ना, कि मैंने तो बोल दिया था आपके फादर तब चले जाएंगे या मदर तब, और वो वापस आ रहे हैं कि नहीं, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। तो वहाँ पे ना एस्ट्रोलॉजी फेल हो जाती है, क्योंकि ये फिर कनेक्शन ऊपर बहुत ही अलग रेल्म पे चला जाता है, अलग लेवल पे, विच इज़ द पावर दैट आई बिलीव इन, which is up there, always helping everybody, जिसे भगवान But का have नाम you seen that miracle? आपने ठीक है, आपने अगले को नहीं बताया, लेकिन आपने चार्ट में देख लिया कि अरे इनकी तो मृत्यु होने वाली नहीं, मेरे साथ अब तक ऐसा नहीं हुआ। I have never experienced this, but I believe in it.
कि स्टार्स के बावजूद हाँ जीवन चलना हाँ, हो तो क्योंकि चल ये सकता दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी डेस्टिनी बेस्ड हैं, उसमें कुछ नहीं करा जा सकता। वो आपके प्रारब्ध के और कर्मों के अब तक के जो क्रियामान, आपने क्या पता वो इंसान के पास जो क्रियामान कर्म थे थोड़े से, वो इस तरीके से उसने यूज़ किए कि उसके आगे आने वाली डेस्टिनी में बदलाव आया। एक बस जा रही है, बस खाई में गिर जाती है, तो 100 लोग थे, पूरे 100 की मृत्यु हो जाती है। क्या 100 सब एक प्लैनेटरी उस पर चल रहे थे, सबकी मृत्यु उसी समय लिखी थी? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि हाँ, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होना होता तो वो सब एक उसी बस में आते नहीं। अगर वो उसी बस में हैं जिसे खाई में गिरना है और सबकी मृत्यु होनी है, तो वो उनका भाग्य ही वहाँ लाया उन्हें। क्योंकि आपने ये भी सुना होगा कि बहुत लोग ट्रैवल करने वाले थे, लेकिन किसी एक की बिल्कुल इमरजेंसी आ गई कि मैं तो नहीं, कुछ कॉल आ गया, नहीं मैं नहीं जा, तो और वहाँ पे फ्लाइट क्रैश कर गई। तो वो भी तो सुना होगा ना, तो वो भाग्य ही है। और ये भी सुनते हैं कि 100 में से 99 मर गए और एक बच गया। कभी कभी एक छोटा बच्चा, मैं एक जानती थी, एक परिवार, उनकी बहुत साल पहले कार का एक्सीडेंट होता है, सब मर जाते हैं, लेकिन चूंकि माँ की गोदी में शायद उनकी बच्चा, बिल्कुल 2 महीने का बच्चा था, और वो बच जाता है, उसका पूरा परिवार खत्म। दिस इज़ ऑल डेस्टिनी, दिस इज़ ऑल भाग्य। उस बच्चे का शायद वो समय अभी नहीं आया था अंत्येष्टि का, तो इसलिए वो बच गया। मैं तो, देखिए, ये मेरा परसेप्शन है, मैं नहीं कहती कि सब मेरा परसेप्शन माने, पर मेरे हिसाब से भाग्य फोरमोस्ट है। क्रियामान कर्म आते हैं बट वेरी मिनिमल। और जो बहुत पेनफुल चीज़ें होती हैं, जैसे हम कई बार किसी बच्चे की मृत्यु जब देखते हैं कि 4 साल का था, 5 साल का था, कैंसर हुआ, ये हुआ, कभी ऐसी पत्री आप लोगों के पास आती है, आप देखते हो, उसमें क्या दिखता है आपको? ये क्या वो सब, मतलब उस बच्चे ने तो अपना जीवन तो जिया नहीं, जो आपने पहले कहा कि वो तो संचित कर्म थे, क्या होता है? नहीं, उसमें फिर उसमें जब ऐसे केसेस आते हैं तो हमें माता पिता की भी पत्रियां देखनी पड़ती हैं। लाइक आई सेड कि शुरू के 4 साल, फिर उसके अगले 4 साल, 8 साल तो वो माँ बाप के ही कर्मों को झेल रहा है। अपने पे तो आया ही नहीं अभी। उसका हमने मेन पत्री देखी, पुनर्जन्म वाला भाव भी देखा, अष्टम भाव भी देखा, ये देखा बालरिष्ट तो नहीं है, वैसे कॉम्बिनेशंस तो नहीं है। फिर माता पिता की पत्रियां भी देखते हैं, उस पर फिर डिपेंड करता है कि ये उसके साथ क्यों हो रहा है, मतलब रीज़न पता चल जाता है। वी कांट डू मच अबाउट इट, बट हाँ, पता चल जाता है रीज़न। तो ऐसे तो आते हैं केसेस, बहुत आते हैं। एक चीज़ रीना जी मैं मानूंगी कि इवन एज अ बिलीवर, जिस एक एस्पेक्ट पे मेरा नहीं भरोसा हो पाता, वो होता है प्रश्न कुंडली। मुझे पता नहीं कितने लोग हमारे व्यूअर्स में जानते हैं कि कई बार ना ये कहा जाता है कि जिस समय आप प्रश्न कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजर से, वो भी एक रोल प्ले करता है। लेकिन अगर मेरा भाग्य सब तय है, सब कुछ है, तो मैं अभी आपसे प्रश्न पूछूं और 4 घंटे बाद पूछूं, आपका आंसर कैसे बदल जाएगा? जो होना है तो वही होगा ना। चंद्रमा मूव कर रहा है ना, चंद्रमा मूव कर रहा है। जब प्रश्न कुंडली, आपने पहली बात तो प्रश्नवाचक जो मुझसे प्रश्न पूछने आया है, वो मुझे टेस्ट करने के लिए आया है या सच में उसकी लाइफ में कोई दिक्कत है, वो बहुत मैटर करता है उस बात पे। उसके हम शकुन बोलते थे पहले, जो किताबों में लिखा है कि शकुन, उसके हाव भाव, कैसे ओमेंस हो रहे हैं चारों तरफ, उस पर डिपेंड करता है। जैसे प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछने के लिए कोई आया और कहीं पे कुछ एकदम से ज़ोर से गिरा या किसी ने छींक दिया, तो मतलब वो सही नहीं है जो पूछने आया है। उसके बाद में आप ये देखेंगे कि चंद्रमा कहाँ आया, कौन से भाव में आया, आप उससे फिर उससे रिलेटेड पूछेंगे, क्या आप ये पूछने आए हैं, तो वो कंफर्मेशन हो जाता है कि हाँ, ये जेन्युइन है इंसान जो पूछने आया है। फिर हम उसको, और उसमें रीडिंग बहुत ज़रूरी है कि उसके बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। हर रूल हर में नहीं एप्लीकेबल है। जैसे चोरी है, किसी के घर में कुछ चोरी हो गया तो वो पूछेगा कि मेरा ये ऑर्नामेंट या मेरा ये डॉक्यूमेंट चोरी हो गया, तो ये कहाँ होगा। तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस होना पहले तो बहुत ज़रूरी है। कैसे पता चलता है? उसमें कॉम्बिनेशंस हैं ऋचा जी, समझाना बड़ा मुश्किल है। अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं, हम देखते हैं कहाँ बैठा, फिर वहाँ उसमें योग हैं, जैसे इत्तिशाल योग, इफ्साल योग, ये ना ताजिक एस्ट्रोलॉजी में चला जाता है। ये ताजिक का पार्ट है जो कि हम कहीं ना कहीं एक मोहम्मदन इरा, मुस्लिम इरा से हम इसको लिंक करते हैं। इस्लाम कितना मानता है एस्ट्रोलॉजी का? इस्लाम आज के टाइम में तो नहीं, बट हाँ, अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, बादशाह हुमायूं, वो इतना मानते थे वो एस्ट्रोलॉजी को कि उन्होंने अपने जो सारे जो उनका जो बोलें कि मैनेजमेंट या उनके जो ऑफिशियल्स थे, उनको उन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था। जल तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व, और इस तरीके से चारों जो हैं, और आकाश तत्व। और जिस सिंहासन पे वो बैठते थे, वो इतना बड़ा सूर्य की शेप में उन्होंने बनवाया था, और अपने
जो कालीन बिछता था राउंड, उसमें उन्होंने सारे प्लैनेट्स कर रखे थे, इतना मानते थे। और फिर वो स्टार गेजिंग करते थे, तो मानते थे उस समय पे, बट वो बात अलग है कि वो स्टार गेजिंग करके नीचे आ रहे थे और 3 दिन बैठे रहे थे ऊपर और फिर वो सीढ़ी से गिर के मर गए थे। दैट वाज हिज डेस्टिनी। लेकिन विश्वास तो करते हैं, जिसको करना है वो करना है। इसमें कोई, मुझे नहीं लगता इसमें कोई मुस्लिम है या क्रिश्चियन है, इट ऑल डिपेंड्स, इट्स पर्सन टू पर्सन। फॉरेनर्स तक आते हैं पूछने के लिए, तो ऐसा नहीं है, डिपेंड्स। दे आर क्रिश्चियंस। ये मेरा इंडिविजुअल्स के बजाय ये था कि इनके पुराने टेक्स्ट्स में या कहीं इनके उसमें एस्ट्रोलॉजी मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इराक, ईरान, ये जो मैंने मेसोपोटामिया, ये कहाँ है? दैट्स अ पार्ट ऑफ इराक ओनली ना, वहीं से आ रहा है पीछे से। चलिए अब हम आते हैं सॉल्यूशंस पर। बहुत सारे जो भी एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, सबकी अपनी अलग अलग अप्रोच होती है। जैसे एक डॉक्टर की अप्रोच अलग होती है ट्रीटमेंट की, ऐसे आप लोगों की भी अलग होती है। कोई कह देगा ये नग पहन लो तो सब ठीक हो जाएगा। आप लाल किताब को बहुत रेफर करती हैं, मुझे पता है, तो क्या है लाल किताब, थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए लाल किताब एक सिंप्लीफाइड वर्जन है ज्योतिष का, क्योंकि पारशरी ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब वो बहुत डिफ़िकल्ट है, इतना डिफ़िकल्ट कहूँगी या इतना वास्ट कहूँगी कि एक जन्म भी पूरा नहीं है। अब जो मेरे गुरु हैं वो ही इज़ 80+ एंड वो अब भी अपने आप को विद्यार्थी कहते हैं, के.एन. राव जी। मैं भी विद्यार्थी हूँ, मैं भी सीख रही हूँ, शोध कर रही हूँ, मतलब अभी भी सीख रही हूँ। ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो मैं आई एम गोइंग बैक टू मैं किताबें खोलती हूँ, आज भी खोलती हूँ। सो उस चीज़ की अगर हम बात करें तो लाल किताब भी उसका एक पार्ट बनता है। लाल किताब पंडित रूपचंद जोशी जी ने लिखी थी, ये सबको पता है, अरबी फ़ारसी में लिखी थी। दिस इज़ समथिंग विच इज़ नोन बाय एवरीवन। 1939 में लिखी थी। अब वो लुधियाना में रहते थे और बड़े ही एक रॉ किस्म के इंसान थे, तो उन्होंने जो उसमें सूत्र दिए वो बहुत ही बिखरे हुए थे। अगर फर्स्ट चैप्टर में कुछ है, उसका सेकंड पार्ट या उससे रिलेटेड कुछ 16th में होगा, 15th में होगा, ऐसे था। तो धीरे धीरे उसके वर्जन्स निकलने शुरू हुए और लोगों ने उनको कंसोलिडेट किया एंड फाइनली आई थिंक 1952 में एक फाइनल वर्जन आया जिसने ज्योतिष को काफ़ी आसान बना दिया। और लाल किताब जो है वो मेनली रिश्तों और संस्कारों को लेके चलती है, जो मैं अभी बात कर रही थी कि पहले टाइम पे तो संस्कार ही फॉलो होते थे, नेचुरल डे टू डे लाइफ में आप फॉलो कर रहे हो, जैसे माता पिता के चरण छूना, जैसे कोई आपके घर आया तो उसका टीका करना, ये चीज़ें पहले नेचुरली होती थी। हाँ, ये हमारे डेली वो नेचुरली होती थी कि दशहरा आया तो माँ जो है वो दही में डिप करके आपको वो लक्ष्मी गणेश का वो चांदी का सिक्का दिखाएंगी। वो जो रीति रिवाज छोटे छोटे बने थे ना, उन्होंने जीवन को बहुत आसान बना दिया था क्योंकि वो नेचुरली रेमेडीज़ हो रही थी। अच्छा। अब लाल किताब में वो डे टू डे वाली रेमेडीज़ को उन्होंने इनकॉर्पोरेट कर दिया और कहीं ना कहीं रिलेट कर दिया प्लैनेटरी प्लेसमेंट्स से। लाल किताब में कोई मतलब नहीं है कौन सी राशि है, कौन सी दृष्टि पड़ रही है, क्या हो रहा है, कुछ मतलब नहीं है उनको। सिर्फ ये वो एक ही कुंडली लेके चलते हैं काल पुरुष की, जो 1 से शुरू होती है फर्स्ट। अच्छा। हाँ, 1 नंबर आएगा, एरीज काल पुरुष। अच्छा। उनको कोई मतलब नहीं आपका क्या लगन है, बस ये देखेंगे कि अच्छा जुपिटर कहाँ प्लेस्ड है, शनि कौन से भाव में, क्या शनि 10 में है, क्या राहु 10 में है, क्या राहु अष्टम है, क्या राहु सप्तम, ये देखते हैं बस, ओनली प्लेसमेंट। उसके बेसिस पे उन्होंने रेमेडीज़ बतानी शुरू कर दी एंड दोज रेमेडीज स्टार्टेड वर्किंग ऑल्सो फॉर पीपल। ऐसा नहीं है, वो काम करती हैं और बहुत काम करती है, बट मेरे एक्सपीरियंस से जो मैंने देखा सबसे ज़्यादा हेल्थ पे काम करती हैं। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज अगर आते हैं, इट वर्क्स लाइक मैजिक। तो ये अपने आप में को नहीं हो गया कि हम कह रहे हैं डेस्टिनी में तो जो है वो है, तो फिर उपाय जो कर रहे हैं वो कितना बदल पाएगा उसको? बदल नहीं पाएगा। सिचुएशंस, जैसे आप सपोज बीमारी के लिए आ रही हैं और मैंने आपको कोई उपाय बताया, तो मैं आपका कोई सोल्यूशन नहीं कर रही उसमें, बस आपको अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा सही टाइम पे। तो अच्छा। एक तरीके से उस तरीके से आपको एक हेल्प मिल जाएगी। दैट्स अ हेल्पिंग टूल और आसान बनाता है ज्योतिष को। तो आज के जो नई जनरेशन आ रही है, बच्चे आ रहे हैं, जब वो पढ़ते हैं तो उन्हें वैदिक तो बहुत डिफिकल्ट लगता है बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। वो सीधा जाते हैं लाल किताब, न्यूमरोलॉजी और टैरो, ये पढ़ने जाते हैं। तो उसमें आते हैं रिजल्ट्स, बट मैं सोचती हूँ कहीं ना कहीं, क्योंकि इट्स अगेन अ पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, वो मदर को तो आप भूल नहीं सकते ना, तो सारी चीज़ों को कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू कनेक्ट। तो लाल किताब मतलब इतनी सिंपल है कि मैं अभी पढ़ना चाहूँ तो मैं पढ़ के उसको समझ लूँगी? आप समझ लेंगी और कहीं ना कहीं आप लेकिन मैं सबको ये कहूँगी कि क्योंकि उपाय बैकफायर करते हैं, तो वैदिक से हमें देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या होने वाला है। ये नहीं है कि मैंने देखा आपका जुपिटर यहाँ है और मैंने खट से आपको एक उपाय क्यों देना, until unless you are facing some complication।
आप बिना परेशानी के क्यों उपाय करेंगी? नहीं करना कभी किसी को। आप वास्तु भी मैं मना कर देती हूँ। अच्छा, वास्तु भी तब कराइए जब सिम्टम्स, बिना सिम्टम्स के आप पैरासीटामोल खाते रहेंगे क्या जब बुखार नहीं है? आजकल क्या है, रेमेडीज़ बिक रही हैं, सबको शॉर्टकट नज़र आता है, सबको लगता है कि हाँ फटाफट रेमेडी कर दें। अब रेमेडी कब करनी है? इज़ इट रिक्वायर्ड? मैं कहती हूँ इफ़ रिक्वायर्ड। स्टोन्स में आप बिलीव नहीं करती हैं? देखिए स्टोन्स में मैं क्यों बिलीव नहीं करती हूँ, उसके दो कारण हैं। एक तो मैं बृहत्पाराशर होरा शास्त्र को मानती हूँ, दैट्स द बिगेस्ट ग्रंथ। दूसरा अपने गुरु को मानती हूँ। और एक छोटा सा तीसरा और भी है कि सपोज़ मैंने किसी को प्रिस्क्राइब कर दिया, तो मुझे क्या पता वो कांच का टुकड़ा पहन के आ रहा है या ले रहा है या सच का उसे माइंस में से जो बिल्कुल नेचुरल स्टोन से मिलते भी हैं, वो मुझे आके जब प्राइस बताता है तो मैं कहती हूँ इतना, मतलब मुझे पता है कि वो सच्चा है ही नहीं, तो क्या फ़ायदा ऐसे स्टोन को पहनने का? वाई शुड आई मिस गाइड एनीवन? ओके, इट्स नॉट, मतलब इट्स नॉट, मेरे हिसाब से मैं नहीं करती, आई डोंट रिकमेंड। चलिए अब ना आजकल हम लोग जो पहले स्ट्रीम्स की बात करते थे वो तो मैं प्योर एस्ट्रोलॉजी की बात करी थी, लेकिन अब बहुत कुछ हो गया है। जैसे न्यूमरोलॉजी का आपने एक दो बार जिक्र किया, न्यूमरोलॉजी हो गई है, टैरो हो गया। अब टैरो में तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई कार्ड निकाल के अचानक मुझे बताएगा कि मेरी लाइफ में क्या होने वाला है। फिर एक वो क्रिस्टल बॉल तो बड़ा एंशिएंट है, मतलब बहुत पुराने उसमें भी वेस्टर्न साइड से, वेस्टर्न साइड में। और क्या क्या हो गया आजकल, ऑरा फोटोग्राफी हो गई है, इतने तरह के प्रेडिक्शंस के वो हो गए हैं टूल्स। हाँ, तो किस पर भरोसा किया जाए, किस पर नहीं? देखिए मैं किसी के लिए ऐसे नहीं बोलूँगी कि वो गलत है या सही है, लेकिन आपको डिफरेंस ज़रूर बताऊँगी। अब क्रिस्टल बॉल रीडिंग या ऑरा फोटोग्राफी या टैरो, दे वर्क ऑन मेनली इंट्यूशन, कि बोलते हैं कि आप, हाँ, जो देख रहा है कि आप कनेक्ट कर रहे हो विद सम एनर्जी, और आपने एक कार्ड खोला तो जो कार्ड आया, अच्छा ऐसा हो, उसको आपने इंटरप्रेट किया और आपने बताया। सो दैट्स मेनली इंट्यूशन ओनली, इंट्यूशन कनेक्शन, और आप प्रिडिक्शन कर रहे हो। लेकिन मेरा ऐसा मानना है जब आपके पास कैलकुलेटिव टूल है जहाँ बिल्कुल आप फटाफट एकदम मैथमेटिक्स की तरह कैलकुलेशन कर सकते हो, और वहीं साथ में आपको योगाज हैं जो बिल्कुल सटीक, मतलब फिक्स्ड है, ऐसा है तो ऐसा हो गई, तो व्हाई नॉट ट्राई दैट रादर देन ट्राइंग जस्ट द इंट्यूशन। क्योंकि जो ज्योतिष है वो इंट्यूशन, डिविनिटी, आपका कॉम्प्रहेंशन, मैथमेटिक्स और जो प्लेसमेंट्स ऑफ सबका मिला जुला एक वो एक मिक्सचर है, निचोड़ है, और वो आपको सही बताता है, ऐसा मेरा मानना है। रीना जी, एक मेरा आखिरी सवाल है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं कई बार एस्ट्रोलॉजिस्ट से जब बात करती हूँ तो सब का जवाब एक ही मिलता है कि कोई भी ज्योतिषी अपनी और अपने परिवार की पत्री नहीं देख पाता है। मतलब देखने की कोशिश भी, वैसे तो देखते नहीं है, कोशिश करें तो कोई ना कोई इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसा होता है कि मिस हो जाती है। ये मिस्ट्री क्या है? ये बिल्कुल सच है, और मैं भी उसी, आपने जिनसे पूछा, मैं भी उसी सर्कल में आती हूँ। क्योंकि देखिए इसका एक बिल्कुल प्रैक्टिकल आपको एग्जांपल दूंगी। जो सर्जन है उसका अगर बच्चा आ गया टेबल पे और उसको उसकी सर्जरी करनी है तो उसके हाथ कांपेंगे। सेम चीज़ एस्ट्रोलॉजर के साथ होती है। हम भी तो पोस्टमार्टम कर रहे हैं ना कुंडली का, कुंडली खोली है, एक एक चीज़ उसको, एक एक पार्ट उसकी लाइफ को देख रहे हैं, बुरा भी दिखेगा अच्छा भी दिखेगा। एंड इफ़ आई एम अ मदर ऑफ, एंड मैं अपने बच्चे की देख रही हूँ या अपने हस्बैंड की या किसी की, तो मेरा माइंड, मेरा चंद्रमा बायस होगा, मेरा माइंड बायस होगा। मैं बुरा देखना ही नहीं चाहूँगी, मुझे देखना ही नहीं बुरा, मुझे दिख रहा है पर मैं कहूँगी नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर मैं उसके और वर्गा चार्ट्स में जाऊँगी, दिमाग ख़राब होता है। वर्षफल देखूँगी, हाँ भाई अच्छा चलो ठीक है, ये बुरा है क्या, ये साल ठीक है, अगला साल ठीक है, लेट्स नॉट गो इनटू इट। तो आप किसी और को दिखाती हैं अपनी पत्री? हाँ, अगर मुझे कुछ पूछना है तो मैं, आई हैव अ टीम, तो मैं उनमें से किसी को बोलती हूँ प्लीज़ मेरे बेटे का ये देख दो। सो नो, आई डोंट डू दैट। एंड आई थिंक कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं करता। कोई नहीं करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज आप बायस्ड होंगे, आप नहीं उस पर विश्वास करेंगे। वी आर ऑल्सो ह्यूमन्स, मैंने आपको बोला ना, हम भी तो उसी जनता का पार्ट है। सो चलिए चलते चलते एक काम करते हैं, क्योंकि आजकल हम लोग बिल्कुल क्या है, वो क्विक रील्स और टिप्स का ज़माना है। जैसे आपने कहा पुराने जो रिवाज होते थे उनमें बहुत सारी रेमेडीज अपने आप होती थी, तो इररिस्पेक्टिव की मेरे पत्री में क्या है या इन सब की पत्री में क्या है, एक दो चीज़ें जो हम अपनी डेली प्रैक्टिस में हमें शामिल कर ही लेनी चाहिए, स्पेशली यंगस्टर्स के लिए जो कॉलेज में जा रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, बट वो कर लें तो उससे फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा। ऐसी कोई एक दो टिप्स आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें? देखिए जनरल टिप तो मैं दूंगी ही, बट उसके अलावा 2025 आ रहा है, तो 2025 का जब हम कैलकुलेशन करते हैं, उसको ऐड करते हैं, तो यूनिवर्सल नंबर 9 बनता है, और नंबर 9 मंगल का है। तो इसलिए 2025 में तो मैं सबको बोलूँगी कि आप हनुमान जी के चरण पकड़ें।
हनुमान चालीसा करें, सुंदरकांड करें और ब्लड डोनेट करें। ब्लड डोनेशन सिर्फ रेमेडी नहीं है, अदरवाइज ऑल्सो हम कहते हैं कि जब आप रेगुलर बेसिस पे ब्लड डोनेशन करते हैं, वो सिर्फ सोशल वर्क नहीं है, उससे कहीं ना कहीं कैंसर को भी रोका जा सकता है, क्योंकि आपका ब्लड हर बार नया बन रहा है आपने डोनेट किया तो। ये तो है 2025 के लिए। अदरवाइज डे टू डे बेसिस पे, जैसे ऋचा जी ने कहा, तो डे टू डे बेसिस पे आप विष्णु सहस्त्र नाम ज़रूर करें, हनुमान चालीसा ज़रूर करें। नहीं पढ़ सकते, नहीं बोल सकते तो सुने ज़रूर उसको, और अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते रहें, क्योंकि माता पिता चंद्रमा और सूर्य दोनों रॉयल प्लैनेट्स हैं। उनके चरण छूना, उनसे उनकी इज़्ज़त करना, अपनी माँ के इमोशनल जो कंडीशन है उसका ध्यान रखना, उनकी सेहत का ध्यान रखना, पिता की इज़्ज़त का ध्यान रखना, ये 2 चीज़ें आप करेंगे तो आप देखेंगे आप जीवन में बहुत सुखी रहेंगे, और जो भी परेशानियां आएंगी उनको आप हैंडल करने के लिए सक्षम होंगे। चलिए, 2025 कुछ बहुत बड़ा संकट लेकर तो नहीं आ रहा है देश के लिए, धरती दुनिया के लिए? देखिए 2025 ऋचा जी, आप वही आपने बोला ना आपने इंस्टा रील्स देखी होंगी, तो हाँ। नहीं, मैंने देखी नहीं, लेकिन जनरली ऐसी होती है इसलिए। नहीं 2025 इज़ अ मिक्स। देखिए सिर्फ बुरा नहीं है, अच्छा भी है। अब बुरे में हाँ, आपने जैसा कहा कि वॉर्स वगैरह हो ही चल ही रहे हैं, और भी थोड़ा ब्लड शेड हो सकता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ चेंज हो सकती हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे अटैक्स हो सकते हैं, तो ये डेफिनेटली आप 2025 में देखेंगी। ये थोड़ा सा नेगेटिव पार्ट था। अच्छा पार्ट ये है कि जो मंगल हमें देता है रिस्क टेकिंग एबिलिटी, इनिशिएटिव लेने की एबिलिटी, आप देखेंगे बहुत सारे लोग जो कुछ काम करने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, उनका अगर मंगल कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है और मंगल अच्छा है और हनुमान चालीसा पढ़ें, तो मुझे लगता है कि वो उस काम को करने के योग्य अपने आप को समझेंगे, उनका मेंटल पावर बढ़ जाएगा। एक ये चीज़। दूसरा, अगेन राहु 18 साल बाद आ रहे हैं, तो राहु का जो प्लेसमेंट इस बार हो रहा है वो आ रहा है कुंभ राशि में। तो कुंभ मतलब, आप कुंभ में थोड़ा सा बता देती हूँ। जब समुद्र मंथन हुआ था तो सबको पता है भगवान धन्वंतरी कुंभ लेके निकले थे, तो जब वो समुद्र मंथन के बाहर कुंभ लेके आए, उसमें कुंभ में बहुत कुछ था, मतलब धन संपत्ति और नॉलेज और सब कुछ, बहुत कुछ। तो वो कुंभ वाली जो राशि है वहाँ राहु आ रहे हैं। अब राहु इज़ नॉट एक्सपेंशन, इट्स एक्सप्लोजन। राहु इज़ IT, तो IT फील्ड वालों के लिए बहुत अच्छा समय है ये, बहुत बढ़िया। AI में नए टूल्स आएंगे, AI बहुत एनहांस होगा, और हो सकता है जैसे अभी मोदी जी बात भी कर रहे थे कि ये जो एयरबस की, तो वो हो सकता है उसके ऊपर खूब काम हो 2025 में। तो एनीथिंग रिलेटेड टू IT, एनीथिंग रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, उसमें बहुत डेवलपमेंट होगा। और स्पीड, अभी 5G से किसी का मन नहीं भरेगा, सबको और स्पीड चाहिए होगी, वो आप देखेंगे कि वो होगा। जीवन में भी सबको स्पीड चाहिए। बहुत अच्छा नहीं मानती मैं इसको, मैं तो कहती हूँ थोड़ा शांति। सो आई विल से कि आप थोड़ा सा बीच बीच में ब्रेक लेके अपने होम टाउन जाएं और थोड़ा रिलैक्स करें, मेडिटेट करें, सबको ये बोलूँगी। मैं ज़्यादातर उन लोगों के तरफ से पूछना चाहती थी जो नहीं विश्वास करते, तो मुझे लगा शायद उनको अपने कुछ सवालों के जवाब मिले। देखिए, जो नहीं विश्वास करते ना, उनके लिए एक छोटी सी बात बोलूँगी। मैं चाहूँगी भगवान करे उनका जीवन बहुत सुखमय चले, लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि अगर आपको विश्वास नहीं है, आप कहते हैं विश्वास नहीं है, तो आप पहले उस चीज़ को पूरा जानें जिसके बारे में आप कमेंट कर रहे हैं। थोड़ा बहुत, मतलब कहते हैं ना कि उसको समझें, पढ़ें, फिर आप बोलिएगा कि आपको विश्वास नहीं है। एक बात। दूसरी बात, सुखमय जीवन जब तक चल रहा है, पेट भरा हुआ है, तब तक आप वैल्यू नहीं करते चीज़ों की। जब ठोकर लगती है तब अच्छे आते हैं ज्योतिषियों के पास, मैंने देखा है। तो जब परेशानी होती है, आपने नॉन बिलीवर्स को बिलीवर्स में कन्वर्ट होते देखा? बहुत देखा है। मतलब मैं क्या बोलूँ आपको, इतने सारे लोग आते हैं कि मतलब सिस्टर आएगी कि मेरी सिस्टर को बिल्कुल विश्वास नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि, तो फिर मैं कहूँगी देखिए विश्वास नहीं है तो उनकी डेस्टिनी जब लाएगी तब वो आएँ, आप फोर्स मत करिए। लेकिन फिर भी जब आते हैं तो बाद में फिर जो फीडबैक्स देते हैं, वेरी ओवरवेलमिंग। मैं मन नहीं भरा है, लेकिन रीना जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आई, हमसे इतनी सारी बातें की, और मेरे सवाल तो आपसे चलते ही रहेंगे, ऑन कैमरा हो गए, ऑफ कैमरा भी चलते रहेंगे। नहीं, बहुत अच्छा लगा। और सच बताऊं तो हमने बात तो पहले बहुत करी है, हाँ। लेकिन इतनी, जैसे बोलते हैं ना, इन डेप्थ, हार्ट टू हार्ट तो बहुत हुआ, लेकिन इन डेप्थ अबाउट द सब्जेक्ट। और आपने भी नोटिस करा होगा, वैसे मैं कम बोलती हूँ, लेकिन व्हेन इट्स अबाउट एस्ट्रोलॉजी आई गो क्रेजी। मैं बोल सकती हूँ रात दिन। थैंक यू सो मच रीना जी, और कुछ तोहफे हमारी तरफ से आपके लिए हैं। थैंक यू सो मच।
You have very beautiful, you know, way of doing things and saying things. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. Thank you so much. Thank you.